हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी बैक्टीरियल सेल विद इन द माइक्रोस्कोप। यानी कि पहला व्यक्ति कौन है जिसने बैक्टीरियल सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पास्चर यानी कि लुइस पास्चर ने देखा था, रॉबर्ट कोच ने देखा था, एंटोन वॉन लेवनहुक ने या फिर रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बैक्टीरियल सेल को विद इन द माइक्रोस्कोप देखा था वो कौन है, वो है एंटोन वॉन लेवनहुक। एंटोन वॉन लेवनहुक ने ही क्या की थी, डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की। एंड उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, बैक्टीरियल सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया था। उन्होंने जब सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंडर सेल्स को देखा था तो उन्होंने जब बैक्टीरिया वगैरह को देखा था तो उन्होंने उनको क्या नाम दिया था, उन्होंने दिया था एनिमलक्यूल्स। और उन्होंने क्या बोला था उनको, स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एनिमलक्यूल्स यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या हुई, बाद में बहुत सारी स्टडीज़ हुई एंड इसको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया प्रोटोजोआ। एनिमलक्यूल्स को क्या नाम दिया गया, अब प्रोटोजोआ के नाम से हम एनिमलक्यूल्स को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने बैक्टीरियल सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो वो थे एंटोन वॉन लेवनहुक। उसके बाद जो लुइस पास्चर हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जिनको हम बोलते हैं वो हैं लुइस पास्चर। उसके बाद जो रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने अपने 4 पोस्टुलेट दे रखे हैं। जर्म थ्योरी के बारे में बताया, उन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्सिस के बारे में बताया। ये मतलब जो रॉबर्ट कोच हैं उनने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे रखा है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। फिर जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने 1665 में किसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने की थी सेल की। इन्होंने क्या बोला था, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने बोला था, रॉबर्ट हुक ने बोला था। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट प्रोसेस वाज स्टडीड बाई रेडी एंड स्प्लेंजनी। जो रेडी और स्प्लेंजनी हैं उन्होंने कौन सी प्रोसेस को स्टडी किया था, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, फर्मेंटेशन को, वेरिएलेशन को, उसके बाद है एंटीसेप्सिस। तो जो रेडी और स्प्लेंजनी हैं उन्होंने कौन सी प्रोसेस को स्टडी किया था, उन्होंने किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में क्या बोला गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे कि जॉन नीडम आए, लाज़ारो स्प्लेंजनी आए, उसके बाद यहाँ पे आए थे लुइस पास्चर आए, रॉबर्ट कोच आए। उन्होंने क्या किया था, बाद में थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर काम किया था। और कोई साइंटिस्ट था जो क्या था, अगेंस्ट था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, एंड कोई जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसको क्या कर रहा था, फेवर कर रहा था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है रेडी एंड स्प्लेंजनी का। यहाँ पे उन्होंने किसकी स्टडी की थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की स्टडी की थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी एस्टेब्लिश बाई सेमिलवेस एंड स्नो इन द मिड 1800। यानी कि वो कौन सा फील्ड है जिसको एस्टेब्लिश किया था स्नो और सेमिलवेस ने इन द मिड 1800 के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है इम्यूनोलॉजी को, बैक्टीरियोलॉजी को, वायरोलॉजी को और है पिडकिनोलॉजी को। तो यहाँ पे जो स्पिडकिनोलॉजी है यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसको क्या किया था इन्होंने, मिड 1800 के अंदर डिस्कवर किया था यानी कि एस्टेब्लिश किया था इन फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन्वॉल्व इनोकुलेशन ऑफ ड्राइड स्मॉल पॉक्स स्कैब अंडर द स्किन। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस हैं वैक्सीनेशन, एंटीसेप्सिस, वेरियोलेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इन्वॉल्व इनोकुलेशन ऑफ ड्राइड स्मॉल पॉक्स स्कैब अंडर द स्किन। यहाँ पे क्या होता है, जो इंजेक्शन है उसको
इंट्राडर्मल क्या किया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है, इनोकुलेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, हमें वैक्सीन्स लगी थी, तो जो वैक्सीन्स हैं वो क्या लगाई गई थी, हमें इंट्राडर्मल लगाई गई थी, यानी कि जो हमारा डर्मल रीजन है, स्किन है, उसके नीचे लगाई गई थी। तो वो प्रोसेस कौन सी है, वो है वैक्सीनेशन की प्रोसेस। और वैक्सीनेशन की टर्म किसने दी थी सबसे पहले, वो दी थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने ही क्या किया था, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था। उन्होंने सबसे पहले किसके बेसिस पे किया था, स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ आई थी, उन्होंने देखा था जो काऊ पॉक्स मतलब जो गवाले हैं उनको यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं हो रही, तो उन्होंने उसका रीज़न फाइंड आउट किया था कि उनको डिजीज़ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो गवाले थे उनको पहले से ही क्या था, वो पहले से ही इम्यूनाइज थे उस डिजीज़ के, क्योंकि जो काऊ है उनके अंदर सिमिलर डिजीज़ होती है स्मॉल पॉक्स के, उनके अंदर क्या होती है, काऊ पॉक्स होती है। तो उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने, उन्होंने इन काऊ से पिस्टल्स ले लिए और उन पिस्टल्स को क्या किया, जो ह्यूमंस थे उनके अंदर इंजेक्ट किया। जब उन्होंने उनके अंदर इंजेक्ट किया तो वो क्या हो गए, उस डिजीज़ से क्योर हो गए। तो जो एडवर्ड जेनर हैं उन्होंने ही किसका कॉन्सेप्ट दिया था, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड हीटिंग कोल्ड फिल इन द ब्लैंक्स वाज यूज्ड टू कीप वाइन फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस है, कर्डलिंग बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं, या फिर वेरियोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जब वाइन को क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलिंग से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सर्जिकल प्रैक्टिस वाज एस्टैब्लिश बाय लिस्टर। जो लिस्टर थे, जोसेफ लिस्टर, उन्होंने कौन सी सर्जिकल प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शंस है, एंटीसेप्सिस को किया था, कीमोथेरेपी को किया था, वेरियोलेशन को किया था और स्टेरिलाइजेशन को किया था। तो जो जोसेफ लिस्टर हैं उन्होंने किसको किया था, एंटीसेप्सिस को किया था। इन्होंने किसका यूज़ किया था, कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था बाउंड वगैरह के ऊपर लगाने के लिए, यानी कि उनको क्योर करने के लिए कि उनके अंदर कंटामिनेशन ना हो। कार्बोलिक एसिड क्या है, कार्बोलिक एसिड एक फिनोल है, जिसको किसने यूज़ किया था सबसे पहले, जोसेफ लिस्टर ने यूज़ किया था। इन्होंने इसको ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज़ किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोच पोस्टुलेट, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है कोच पोस्टुलेट का। यहाँ पे ऑप्शंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ए डेड एनिमल एंड प्योर कल्चर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं डेड एनिमल और प्योर कल्चर से, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट है। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम ए मिक्स कल्चर, तो यहाँ पे ये भी सही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज है उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मिक्स्ड कल्चर से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योर कल्चर ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इन ए हेल्दी सस्केप्टिबल एनिमल। जो प्योर कल्चर एनिमल है उसको हम क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं हेल्दी सस्केप्टिबल एनिमल के अंदर, ये भी हमारा राइट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता एवरी केस ऑफ डिजीज के अंदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लैब विद द करेक्ट सेट ऑफ आइडेंटिफाइड डिजीज। जो लैब यानी कि हमें इसको क्या करना है, करेक्ट सेट ऑफ आइडेंटिफाइड डिजीज के साथ क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है, जो पाश्चर हैं उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, उन्होंने किया था टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस को। कोच ने किया था एंथ्रेक्स और रेबीज को। कोच ने किया था कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस को। उसके बाद यहाँ पे है, पाश्चर ने किया था डिप्थेरिया और टाइफाइड को। तो यहाँ पे जो कोच थे उन्होंने कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस को नहीं किया था, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किसने किया था, वो किया था पाश्चर ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है,
सॉरी, यहाँ पे हमें करेक्ट सेट को आइडेंटिफाई करना था डिजीज़ का। तो जो कोच थे उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। एंड यहाँ पे जो कोलेरा है उसको कौन कोज करता है, उसको करता है विब्रियो कोलेरा। और ये मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमें डायरिया वगैरह कोज करता है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है, जो कि टीबी की डिजीज क्या करता है, कोज करता है। और ये किसकी वजह से स्प्रेड होती है, ये होती है हवा की कंटामिनेशन से। मतलब एक कम्युनिकेबल डिजीज है ये। जब जो दो इंडिविजुअल हैं, यानी कि एक हेल्दी पर्सन जो ट्यूबरकुलोसिस वाला पर्सन है उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल एजेंट वाज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द वर्क ऑफ इवानोवस्की एंड बेजरिंग। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है माइक्रोबियल एजेंट का जो आइडेंटिफाइड किया गया था फ्रॉम द वर्क ऑफ इवानोवस्की एंड बेजरिंग? क्या ऑप्शंस हैं, वायरसेस को किया था, फंजाई को किया था, प्रोटोजोआ का किया था, या फिर बैक्टीरिया का किया था? तो यहाँ पे किसका ग्रुप आइडेंटिफाई किया था, वो किया था वायरसेस का। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड वाज एस्टैब्लिश बाय विनोग्रेड्स्की एंड बेजरिंग? क्या यहाँ पे कौन सा माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड है जो कि एस्टैब्लिश किया था विनोग्रेड्स्की और बेजरिंग क्या के थ्रू? ऑप्शंस है वायरोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड माइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल इकोलॉजी है उसको क्या किया था, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था विनोग्रेड्स्की और बेजरिंग ने। वायरोलॉजी क्या होता है, स्टडी होती है वायरसेस की। माइक्रोबियल इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोबियल इकोलॉजी को किसने एस्टैब्लिश किया था, विनोग्रेड्स्की एंड बेजरिंग ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ ए वैरायटी ऑफ इंटरनल सेल कंपार्टमेंट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर? यानी कि कौन सा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसके पास वैरायटी ऑफ इंटरनल सेल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो एक्ट करते हैं डिकम्पोजर के जैसे? यहाँ पे ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्किया एंड फंजाई। तो यहाँ पे वो कौन सा ग्रुप है जिनके पास वैरायटी ऑफ इंटरनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो एक्ट करते हैं डिकम्पोजर के जैसे? तो वो है बैक्टीरिया। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आर्किया हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। इनको हम मिथेनोफाइल्स और हेलोफाइल्स भी बोलते हैं। वायरसेस स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं जो कि जब तक होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती तब तक वो कोई भी अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करते, लेकिन जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, रेप्लिकेट करने लगते हैं, डिजीज कोज करने लगते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वाज नॉट ए मॉडल ऑर्गेनिज्म रिलेटेड द बर्थ ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्टेप्टोकोकस, पेनिसिलियम, एश्रेशिया एंड न्यूरोस्पोरा। तो यहाँ पे जो एश्रेशिया है यानी कि ई कोलाई है वो क्या है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो कि रिलेटेड नहीं है द बर्थ ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। पेनिसिलियम सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी, डिस्कवर की थी। पेनिसिलियम नोटेटम से इसको क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल एजेंट इज यूकैरियोटिक? यानी कि ये जो हमें ग्रुप दिए गए हैं इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक है? ऑप्शंस है बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्किया एंड एल्गा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, एल्गी क्या है, एक यूकैरियोटिक माइक्रोबियल एजेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कोइंड बाय? यानी कि जो टर्म एंटीबायोटिक है वो किसने कोइन की थी? टू रेफर टू एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस नेचुरली डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो हमें पता है एंटीबायोटिक की टर्म को किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने किया था। टू रेफर टू एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस नेचुरली डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से हुए थे, बैक्टीरिया और फंजाई से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि ये हमें डिजीज दिए गए हैं, इनमें से बोला गया है कौन सी को कंसिडर नहीं किया गया है एज एन एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन है पोलियो को, हंता वायरस, पल्मोनरी डिजीज को, लाइम डिजीज को या फिर एड्स को। तो यहाँ पे जो लाइम डिजीज है उसको कंसिडर नहीं किया गया है एज एन एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए मिक्सचर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स दैट फॉर्म एज ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो बायोफिल्म है वो क्या है, मिक्सचर है माइक्रोब्स का, जो कि क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबायोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसके अंदर कौन से ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी होता है, फंजाई भी होती है, एल्गा भी होती है, प्रोटोजोआ भी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑल ऑफ द अबोव, वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली नेचुरल फिलोसफर कोइंड द टर्म सेल। यानी कि जो सेल है उसको किसने डिस्कवर किया था, उसकी टर्म को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लिस्टर ने किया था, यानी कि जोसेफ लिस्टर ने किया था, रोबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, या फिर एंटोन वॉन लेवनहुक ने किया था। तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताई थी। जो रोबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, उन्होंने ही सेल की टर्म को क्या किया था, कोइन किया था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जन स्टॉप्ड ए कोलेरा एपिडेमिक इन लंडन बाय रिमूविंग द पंप हैंडल ऑफ ए कॉन्टामिनेटेड पंप। वो कौन सा सर्जन है जिसने क्या किया था, स्टॉप किया था कोलेरा एपिडेमिक का लंदन के अंदर बाय रिमूविंग द पंप हैंडल ऑफ ए कॉन्टामिनेटेड पंप। ऑप्शंस हैं लिस्टर, स्नो, कोच, पाश्चर। तो यहाँ पे जो स्नो थे उन्होंने क्या किया था, इसको रिमूव किया था, यानी कि स्टॉप किया था कोलेरा एपिडेमिक को लंदन के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है, विच अर्ली फिजिशियन यूज्ड वैक्सीनेशन विद द माइल्ड काउपॉक्स टू प्रिवेंट द डेडली स्मॉल पॉक्स। वो कौन सा फिजिशियन है जिसने वैक्सीनेशन को यूज़ किया था, यानी कि वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस किया था, और उसने किसको यूज़ किया था, काउपॉक्स को यूज़ किया था, किसको प्रिवेंट करने के लिए, स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शंस है जेनर, स्नो, लिस्टर, सेमिलवेस। तो यहाँ पे ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, इसको यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द रीजन कोच वॉज एबल टू शो द कोज ऑफ डिजीज वॉज डेट ही कुड ग्रो दैम। ऑप्शंस है इन ए प्योर कल्चर, इन ए एनिमल होस्ट, इन ए टिश्यू कल्चर, इन चिकन एग्स। तो जो रोबर्ट कोच थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, प्योर कल्चर को यूज़ किया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट केम अप विद द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज। कौन से साइंटिस्ट हैं, मतलब वो आए थे विद द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोच, पाश्चर, लिस्टर, स्नो। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर क्या थे, साइंटिस्ट थे जो कि आए थे केम अप विद द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, इवानोवस्की, बेजरिंग एंड रीड ऑल बिगेन स्टडीज विद पार्टिकल स्मॉलर देन द फिल्टर दे वर वर्किंग विद, दिस बिगेन द स्टडी ऑफ। यानी कि इन्होंने क्या किया था, एक साथ स्टडी की थी, जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, स्मॉलर देन थे फिल्टर से। उन्होंने उसके ऊपर क्या क्या था, काम किया था, और उसके साथ साथ किसके स्टडी को उन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन है मीजल्स की, वायरस की, प्रियॉन्स की, बैक्टीरिया की। तो उन्होंने किसकी स्टडी को किया था, यहाँ पे वायरसेस की स्टडी को किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन वुड इंक्लूड प्रोकैरियोटिक सेल दैट लाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हॉट स्प्रिंग एंड द डेड शी।
कौन सी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो जिंदा रहती है एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया और डेड शी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, आर्किया। तो जो आर्किया है वो क्या है, जैसे ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आर्किया हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उनको हम मिथेनोफाइल भी बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल भी बोलते हैं और हेलोफाइल्स भी बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच ग्रुप इंक्लूड सिंगल सेल प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि इंक्लूड करता है सिंगल सेल प्रोटोजोआ और एल्गी को। ऑप्शन है बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है सिंगल सेल बैक्टीरिया प्रोटोजोआ और एल्गी को। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल स्टेट। यानी कि वो कौन सी क्या टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, जो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की वो क्या करता है, अपना जो इंटरनल स्टेट मतलब जो मेंटेन करके रखता है वो स्टेबल इंटरनल स्टेट को। ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, बायोस्फीयर एंड इकोटाइप। तो जो होम्योस्टेसिस है उसके थ्रू क्या करता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या है, एबिलिटी है, वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने स्टेबल इंटरनल स्टेट को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कंपार्टमेंटेशन, माइक्रो कंपार्ट्स। तो जो माइक्रो कंपार्ट्स हैं वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, कॉमन नहीं है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन है राइबोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। मॉडर्न टेक्सोनोमी के फादर कौन से हैं। तो ऑप्शन है कार्ल व्यूज, आर.एच. विटेकर, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल लिनियस। तो यहाँ पे जो कार्ल वूज हैं वो क्या है, फादर है मॉडर्न टेक्सोनोमी के। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आर.एच. विटेकर ने, जैसे हमें पता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। फिर उसके बाद जो कार्ल व्यूज आए थे उन्होंने क्या किया था, उसको मॉडिफाइड कर दिया था 3 सिस्टम के अंदर ही, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है fill in the blanks was first used to catalog organism into one of 3 domain। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए जीन्स, न्यूक्लियर डीएनए जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीन्स। तो यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए जीन्स हैं उनको हम फर्स्टली यूज़ करते हैं टू कैटलॉग ऑर्गेनिज्म इनटू वन ऑफ 3 डोमेन। राइबोसोमल आरएनए जीन्स को करते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, 16S rRNA सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करती है, बताती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जीनस नेम फॉर द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म डेट कोज साइफिल्स। यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो साइफिल्स को कोज करता है। ऑप्शंस हैं पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो जो ट्रेपोनोमा पैलिडम है वो क्या करता है, साइफिल्स को कोज करता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये, जिसको पता होगा वही कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ट्रेपोनोमा पे कर दे, कोई बच्चा पैलिडम पे कर दे। तो जो ट्रेपोनोमा पैलिडम है वो क्या करता है, साइफिल्स को कोज करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवरल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड बी क्लासिफाइड इनटू 1। ऑप्शंस हैं ऑर्डर, जीनस, फाइलम, फैमिली। तो जो सेवरल क्लासेस हैं ऑर्गेनिज्म की उनको क्लासिफाई किया जाता है किसके अंदर, फाइलम के अंदर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इम्पोर्टेंट मेथड यूज्ड इन द रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पैथोजन इज।
वो इम्पोर्टेंट मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पैथोजन। ऑप्शन है आरएनए जीन सीक्वेंसिंग को करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करते हैं, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी को करते हैं, या फिर बायोकेमिकल टेस्ट को करते हैं। तो जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं जैसे कि कैटालाइज टेस्ट हो गया, फोस्फेटेज टेस्ट हो गया, इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पैथोजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, मोस्ट बैक्टीरियल सेल आर मेजर्ड यूजिंग व्हाट मैट्रिक सिस्टम ऑफ लेंथ, यानी कि इनमें से हम कौन सा मैट्रिक सिस्टम ऑफ लेंथ को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम बैक्टीरियल सेल्स को मेज़र करते हैं। ऑप्शंस है माइक्रोमीटर के अंदर करते हैं, मिलीमीटर के अंदर करते हैं, नैनोमीटर के अंदर करते हैं, या फिर सेंटीमीटर के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं लेंथ का बैक्टीरियल सेल को मेज़र करने के लिए वो है हमारा माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू estimate cell size, magnifying an image, see too close objects and separate, keep object in focus। तो यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या है, एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की, जिसके थ्रू वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिफोर बैक्टीरियल सेल आर सिंपल स्टेन एंड ऑब्जर्व विद द लाइट माइक्रोस्कोप दे मस्ट बी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल बात बता दूँ। सबसे पहले जब आप स्लाइड को तैयार करते हो तो आप करते क्या हो, सबसे पहले स्लाइड को इथेनॉल से वॉश करते हो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कंटामिनेशन वगैरह ना रहे। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप स्मीयर को डालोगे। स्मीयर डालने के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर जो आपका मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट आपको देखना है, जैसे आपको माइक्रोबैक्टीरियम देखना है तो आप उसके ऊपर माइक्रोबैक्टीरियम को डालोगे। फिर उसको क्या करोगे, स्लाइड को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके उसको स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद उसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाओगे, यानी कि उसको क्या करोगे, फिक्स करोगे। फिक्स करने के बाद क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आप। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, स्मीयर ऑन ए स्लाइड, हीट फिक्स करना, एयर ड्राई करना, ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर स्मीयर डालते हैं, स्लाइड के फिर हमारा ऑब्जेक्ट डालते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू वांटेड टू स्टडी बैक्टीरियल मोटिलिटी यू वुड मोस्ट लाइकली यूज़, यानी कि आपको क्या करनी है, बैक्टीरियल मोटिलिटी की स्टडी करनी है, तो इनमें से आप सबसे पहले किसको प्रिफर करोगे। ऑप्शन है टैम को, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, टाइट माइक्रोस्कोप विद डार्क फील्ड ऑप्टिक्स, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करोगे, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप विद फेस कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिक्स को यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, बैक्टीरियल सेल की मोटिलिटी को देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को प्रेफर करेंगे। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे हम जो बैक्टीरिया है उसका सरफेस भी देख सकते हैं, और उसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन सरफेस को देखने के लिए सबसे पहले हम किसको यूज़ करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सरफेस है बैक्टीरियल सेल की या फिर किसी भी सेल की, हम उसको क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और इंटरनल जो ऑर्गन है उनको देखने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, अगर आप बैक्टीरियल सेल की सरफेस को स्टडी करना चाहते हो तो आप इसमें से किसको यूज़ करोगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया, आप किसको यूज़ करोगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करोगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एबिलिटी टू मेंटेन ए रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट इज कॉल्ड, यानी कि ये क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो होम्योस्टेसिस है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है अपने इंटरनल स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं, जो इंटरनल टेम्परेचर वगैरह है उनको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कम्युनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स,
इनमें से कौन सा कम्युनल एसोसिएशन है माइक्रोब्स का? ऑप्शन है डोमेन हो गया, बायोफिल्म हो गया, डिवीजन हो गया, स्पीसीज हो गया। तो डोमेन, डिवीजन, स्पीसीज का तो इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो बायोफिल्म है वो क्या है? कम्युनल एसोसिएशन है माइक्रोब्स का। आप अपने टिथ के अंदर भी बायोफिल्म की लेयर को देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन नहीं है ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए? ऑप्शंस हैं जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपार्टमेंटेशन हो गया, इस सेल न्यूक्लियस हो गया। तो जो सेल का न्यूक्लियस है वो क्या होता है? कॉमन नहीं होता ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक माइक्रोब्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज एसोसिएटेड विद द। तो यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के अंदर जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है। और हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स एक्सेप्ट। इनमें से सारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट यानी कि किसको छोड़ के? ऑप्शंस हैं ए सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या नहीं होता? प्रेजेंट नहीं होता है। वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड वर्ड इन ए स्पीसीज नेम इज रेफर टू एज। यानी कि आप यहाँ पे जब स्पीसीज का नाम लिखते हो तो एक वर्ड ये है, दूसरा ये है, तो दूसरे को आप क्या बोलते हो? ऑप्शंस हैं जीनस बोलते हो, ऑर्डर बोलते हो, स्पेसिफिक एफिटेट बोलते हो या बायोटाइप बोलते हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एफिटेट बोलते हैं उसको। ऐसे बोला गया है जैसे कि कोई स्पीसीज़ है, जैसे हम होमो सेपियंस से लगा रहे हैं, तो एक वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड ये है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे स्पेसिफिक एफिटेट। वैसे तो हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज़ और जीनस बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एफिटेट बोलेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 3 डोमेन सिस्टम फंजाई वुड बिलोंग टू द। यानी कि 3 डोमेन सिस्टम जो कि कार्ल वूज ने दिया था उसमें फंजाई कहाँ पे बिलोंग करती है? ऑप्शन है यूकैरिया में, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में या फिर आर्किया में। तो कहाँ पे करती है? यूकैरिया के अंदर करती है। जो यूकैरियोट्स वाला ग्रुप दिया गया है वहाँ पे फंजाई, एनिमलिए, सीलिएट्स ये सारे आते हैं वहाँ पे। तो यूकैरिया से क्या करती हैं? वो बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। इनमें से कौन सा डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, कॉन्ट्रास्ट स्टेनिंग या फिर ग्राउंड स्टेनिंग। तो जो ग्राउंड स्टेनिंग है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का। ग्राम स्टेनिंग को किसने दिया था? हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने दिया था 1884 के अंदर। किसको विजुअलाइज करने के लिए? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ये मैंने करवा रखी है, आप देख सकते हो वहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फिल इन द ब्लैंक्स माइक्रोस्कोप वुड बी यूज टू व्यू सेल स्ट्रक्चर विद इन द अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ सेल। यानी कि कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसको हम यूज़ करते हैं व्यू सेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए विद इन द अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ सेल? ऑप्शंस है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड या फिर डार्क फील्ड को करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल सेल इन बायोफिल्म कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू। जो बैक्टीरियल सेल हैं बायोफिल्म के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, तो वो किसके थ्रू करेंगी? ऑप्शंस है ऑस्मोसिस के थ्रू, क्यूरम सेंसिंग के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर एंजाइम के थ्रू। तो वो किसके थ्रू करती हैं? क्यूरम सेंसिंग के थ्रू करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है, हाउ कैन बायोफिल्म कैन बी यूजफुल। यानी कि जो बायोफिल्म है वो कैसे यूजफुल है? वो क्या करती है? प्रिवेंट करती है टूथ डिके को,
कीप सर्जिकल साइट्स स्टराइल, यानी कि जो सर्जिकल साइट्स हैं उनको स्टराइल करती हैं। बायो रेमेडिएशन में हेल्पफुल करती है। एंड ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। तो जो बायोफिल्म्स हैं वो किसके लिए यूज़फुल होती है, वो होती है बायो रेमेडिएशन के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द सेल थ्योरी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सपोर्ट करती है सेल थ्योरी को। यहाँ पे बोला गया है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। उसके बाद है लिविंग थिंग्स हैव ए क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स हैं। लिविंग थिंग्स हैव सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बोला गया है ए एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराऊंगी। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।